अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, हम ब्रेन टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं। ब्रेन का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम ये स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हमने फोर ब्रेन को स्टार्ट किया हुआ है और हमने पढ़ा है फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको सेरिब्रम कहते हैं। ये सेरिब्रम है। अभी जो सेरिब्रम होता है ये 2 टुकड़ों में डिवाइडेड है। 2 इसके टुकड़े हुए होते हैं जिनको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। एक ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब जिस तरह का ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा सेम टू सेम उस तरह का ये होगा। ठीक हो गया। तो अगर मैं एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को भी पढ़ लूँ ना तो दूसरे को आपने समझ लेना है वो भी बिल्कुल इसी तरह। तो हम एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अब डिटेल में पढ़ते हैं। हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है उसको मज़ीद डिवाइड किया गया है 4 लोब्स के अंदर। मतलब कि ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो इसको हमने 4 टुकड़ों में मज़ीद डिवाइड कर दिया है। ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं ये आगे की तरफ है। ठीक है, ये ऊपर से आप देख रहे हैं तो जो ऊपर से देख रहे हैं ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है। ठीक, ये जो आगे की तरफ है ना इसको कहते हैं फ्रंटल लोब। लोब मतलब एक पार्ट है और फ्रंटल आगे की तरफ है। ठीक, और ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं ये वाला इसको कहते हैं पैराइटल लोब। ठीक हो गया। और जो पीछे की तरफ पोर्शन होता है इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब, पीछे वाला। सही हो गया। इसी तरीके से अगर एक पर्सन इस तरह साइड में देख रहा है तो यहाँ से ये उसका ब्रेन होगा। तो ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट है ना, अब इस तरह जब मैं देखूंगी तो मुझे इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो आगे की तरफ पोर्शन होगा उसको कहेंगे फ्रंटल लोब। ये समझ आ रही ना आपको? इस तरह करके पर्सन बना हुआ है, ये पर्सन की आँख है, ये उसका माउथ वगैरह ऐसे करके है। ठीक हो गया। ये इस तरह करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने आपको बना दिया। ठीक है, अब ये आगे वाला जो उसका सेरिब्रम को हम पढ़ रहे हैं, सेरिब्रम का ये वाला जो आगे वाला पोर्शन है ये फ्रंटल लोब है, ये वाला इतना पोर्शन पैराइटल लोब है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं टेम्पोरल लोब। ये जो कनपट्टी वाला एरिया होता है, ठीक हो गया, जो कान के करीब एरिया है ना, बिल्कुल कान के आगे की तरफ। ठीक है, टेम्पोरल लोब। और ये पीछे की तरफ जो होता है जहाँ पर हम पौनी पहनते हैं, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक हो गया। इस तरीके से आपके सेरिब्रम को 4 लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। ये आपने याद कर लेनी है। अब हर लोब का क्या फंक्शन है हम वो देख लेते हैं। वो कहता है आपका हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको हमने मज़ीद डिवाइड किया हुआ है 4 लोब के अंदर। ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसके इसी तरह का सेरिब्रल हेमिस्फीयर दूसरी तरफ भी मौजूद होगा। ठीक है, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को मैंने भी आपको बताया है। अब वो कहते हैं सबसे पहले हम फ्रंटल लोब की बात करेंगे, फिर पैराइटल लोब की बात करेंगे, फिर टेम्पोरल की, फिर ऑक्सीपिटल की। थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं कि किन किन चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। फ्रंटल लोब ने किस चीज़ को कंट्रोल करना है। फ्रंटल लोब जो होता है, जिस स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि फ्रंटल लोब ने कंट्रोल करना होता है, इसके अंदर ये फ्रंटल लोब है। ठीक है, इसके अंदर रीजन्स होते हैं, मतलब ये रीजन हो गए। ठीक है, मुख्तलिफ हिस्से हैं, तो इसके अंदर जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उन्होंने कंट्रोल करना होता है। मतलब फ्रंटल लोब ने ही किन किन चीज़ों को कंट्रोल करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को। मतलब ये जो मैथ्स के प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, पजल्स वगैरह, वो सारी यहीं से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो आपने सोच विचार का काम करना है। जजमेंट का मतलब है जो चीज़ों को जज करते हैं, मतलब कोई फैसला करना कि ये सही फैसला, ये गलत फैसला है, वो भी आपका फ्रंटल लोब से ही होता है। ये देखिए, अब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। कुरान मजीद ने ना इस बात के बारे में कि फ्रंटल लोब जो है इसका जजमेंट में रोल होता है कि 1400 साल पहले हमें बता दिया था, लेकिन साइंस ने अब रिसर्च कर करके अब साइंटिस्ट को पता चला है कि फ्रंटल लोब जो होता है ना वो जजमेंट में इन्वॉल्व होता है। जैसा कि कुरान पाक की अगर मैं आपको एक आयत सुनाऊँ तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया नासियतिन काज़िबतिन खातिया। ये अबू जहल के बारे में फरमाया है कि हरगिज़ नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम ज़रूर उसे पेशानी के बालों से पकड़ कर घसीटेंगे। ऐसी पेशानी जो झूठी और ख़ताकार है। ठीक है, मतलब उसे पेशानी के बालों से पकड़ कर घसीटा जाएगा अबू जहल को ना क़यामत वाले दिन। क्यों? पेशानी फोरहेड को कहते हैं। सही हो गया, पेशानी किसको कहते हैं? फोरहेड को। अभी जो फोरहेड होता है ना, ये वाला पार्ट जिसके अंदर फ्रंटल लोब पड़ी हुई है, देखो क्यों? क्योंकि ऐसी पेशानी जो झूठी और ख़ताकार है, झूठी है, ख़ताकार है, मतलब कि वो चीज़ों को जज नहीं कर सकता था उसको, क्योंकि जजमेंट की जो एबिलिटी होती है ना सारी फ्रंटल लोब के पास थी। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उसके पास जजमेंट की एबिलिटी नहीं थी। ठीक है, उसे ये नहीं पता था, वो सही चीज़ों को जज ही नहीं कर पा रहा था कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ठीक हो गया, यानी कि उसे पेशानी के बल इसलिए खींचा जाएगा क्योंकि पेशानी में ही आपकी ये फ्रंटल लोब मौजूद है ना, और सारा कसूर फ्रंटल लोब का। फ्रंटल लोब से तो उसने जजमेंट करनी थी, उसने क्यों नहीं चीज़ों को, सही चीज़ों को गलत चीज़ों से डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, उसने क्यों नहीं इस बारे में सोचा, तो इसमें सारी फ्रंटल लोब का कसूर है। ठीक है ना, तो इसलिए अल्लाह ताला ने फोरहेड की यहाँ से क्यों स्पेसिफिकली उसको खींचा जाएगा, उसको पेशानी के बल, उसको फोरहेड से, माथे से, समझ रहे हैं ना आप फोरहेड किसको कहते हैं, और यहीं पे तो आपकी फ्रंटल लोब मौजूद है। और
चूँकि फ्रंटल लोब का काम था जजमेंट में जजमेंट करना, सही को गलत से डिफ्रेंशिएट करना, गलत क्या है सही क्या है इन दोनों को फ़र्क करना, और वो इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ जो साइंटिस्ट ने प्रूव करने में कितने सदियां लगा दी, और अब साइंटिस्ट को पता लग गया वो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया था इस बात को। तो इसलिए कुरान को ध्यान से पढ़ें, उसके मानी पे गौर करके पढ़ें, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता हम पे खुलती जाएंगी, ठीक हो गया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया उसको बगैर सोचे समझे उस पर अमल कर लें आप, क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि उसमें आपका ही फ़ायदा था। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि फ्रंटल लोब का क्या रोल होता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आपके मैथ्स के क्वेश्चन जो पज़ल वगैरह जो आप सोल्व कर रहे हैं, जजमेंट जो आप फैसले कर रहे हैं, आप गलत फैसला कर रहे हैं, सही फैसला कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग में फ़र्क क्या है फ्रंटल लोब बताएगी आपको। स्पीकिंग, बात करने में आपका फ्रंटल लोब का किरदार है, सही तरीके से जो मैं बोल पा रही हूँ, अपनी बात आपको समझा पा रही हूँ, मेरी फ्रंटल लोब का रोल है, ठीक है। मूवमेंट्स, सही तरीके से मूवमेंट करने में ये भी फ्रंटल लोब का किरदार है। मान लो आप चेयर पे बैठे हो, चेयर से मूव करके फिर आप उठ के आगे जाते हो, सही मूवमेंट आपकी हो रही है ना, स्मूथ मूवमेंट हो रही है, फ्रंटल लोब की वजह से हो रही है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने इसको याद कर लेना है, एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, चीज़ों को जज करने में, बोलने में, मूवमेंट में। अब पेराइटल लोब, ये वाली जो पेराइटल लोब है ना, ये वाली, इसका कहाँ कहाँ पे रोल है, इसने क्या करना है, इसके अंदर रीजन्स होते हैं, मतलब इसके अंदर एरियाज़ होते हैं, ये वाला एरिया किस चीज़ का, लैंग्वेज का और टच का। लैंग्वेज मतलब ज़ुबान, ज़ुबान को समझने का जो रोल है ना, वो पेराइटल लोब का है। कोई मुझसे बात कर रहा है, ठीक है, उसकी ज़ुबान को मैं समझ पा रही हूँ। और टच का, किसी ने आपको टच किया और आपने आपके दिमाग ने सोचा ये गुड टच है या बैड टच है, या कोई दर्द तो नहीं महसूस हो रही, ठीक है, कैसा टच है, तो वो जो है ना, वो भी पेराइटल लोब ने आपको बताना है, सही हो गया। टेम्पोरल लोब, ये टेम्पोरल लोब ऊपर से आपको नज़र नहीं आती, साइड से देखें ना तब टेम्पोरल लोब नज़र आती है। कनपट्टी वाला एरिया जो होता है ना, वो टेम्पोरल लोब वाला एरिया होता है। तो टेम्पोरल लोब के अंदर जो एरियाज़ होते हैं, जो इस तरह के छोटे छोटे रीजन्स मौजूद होते हैं, उन्होंने क्या रोल प्ले करना होता है, विच डील विद द मेमरी से इसका ताल्लुक है, यादाश्त से। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा ने आपको आवाज़ दी दूसरे कमरे से, आपके बहन भाइयों ने आपकी आवाज़ दी, अब चूँकि वो आपके जो टेम्पोरल लोब में ये बात स्टोर्ड है, ठीक है, ये मेमोरी स्टोर्ड है, उनकी आवाज़ स्टोर्ड हुई है, तो जिसकी वजह से जब अब आपको आवाज़ आएगी उनकी, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी मदर की आवाज़ है, मेरे बहन भाई की आवाज़ है, ठीक है। तो ये जो एक मेमोरी स्टोर्ड हुई थी ना, ये तो यादाश्त स्टोर्ड हुई है, टेम्पोरल लोब के अंदर स्टोर हुई होती है। इसी तरीके से टेम्पोरल लोब का रोल होता है लर्निंग में। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, लर्निंग क्या है, लर्निंग का ये मतलब नहीं होता बस चीज़ सबक याद कर लिया आपने, मतलब किसी ने आपसे कोई बात कही, ठीक है, और उस बात को आपने समझ लिया, ये भी लर्निंग है। फॉर एग्जांपल जिस तरह के टीचर ने आपको पढ़ाया कि हार्ट पंप्स ब्लड, ठीक है, अब अगली बार ये बात आपने समझ ली, आपकी टेम्पोरल लोब में जाके बैठ गई है। अब अगली बार जब आप हार्ट का लफ्ज़ सुनोगे ना, कभी भी आप हार्ट का लफ्ज़ सुनोगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही बात आएगी, पंप्स ब्लड, ये तो वो ऑर्गन है जो ब्लड पंप करता है, ऐसे ही होगा ना। तो ये जो चीज़ों को रिलेट किया हार्ट को कि ये ब्लड पंप करता है, इस चीज़ के साथ ये टेम्पोरल लोब की वजह से हुआ है, ठीक हो गया। इसी तरीके से फीलिंग्स, आपकी कोई भी गुड फीलिंग्स, हैप्पी फीलिंग्स, सैड फीलिंग्स, वो भी टेम्पोरल लोब में ही लिंक्ड होती हैं। जैसा कि हैप्पी फीलिंग्स में मान लो बचपन में आप डोरेमोन कार्टून देखते थे, ठीक है, अब आपने उसका कोई सॉन्ग सुन लिया, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक हैप्पी फीलिंग्स आएंगी, ठीक हो गया, तो वो भी टेम्पोरल लोब ने लिंक की है, ठीक है। इस तरीके से सैड फीलिंग्स में मान लो आप कोई भी आपका रिश्तेदार, कोई भी आपका करीबी आपसे दूर चला गया, अब आपने उसकी आवाज़ सुनी, तो आवाज़ सुन के आप उसके इमोशनल हो गए, ठीक हो गया। तो ये जो इमोशनल हो गए, ये जो एक सैड फीलिंग आई है या हैप्पी फीलिंग जो भी आती है ना, वो भी टेम्पोरल लोब की वजह से आती हैं। हियरिंग मतलब जो आप किसी की बात सुन पा रहे हो, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कहा कि दरवाज़ा खोलो, अभी जो दरवाज़ा खोलो उसने कहा, आपके कानों ने तो सिर्फ उस आवाज़ को सुना है, कानों ने समझने की जो एबिलिटी होती है वो कानों के पास नहीं होती, वो तो ब्रेन के पास होती है ना। तो टेम्पोरल लोब में आप उस बात को आप सोचोगे, समझोगे, टेम्पोरल लोब फैसला करेगी कि वो जो आवाज़ आई है वो कैसी आवाज़ है, ठीक है। उसने अच्छा टेम्पोरल लोब से आपको पता चलेगा, अच्छा वो ये कह रहा है कि दरवाज़ा खोलो, तो मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि कान का काम तो सिर्फ उस आवाज़ को सुनना है, बस सोचना समझना कि वो कैसी आवाज़ है, वो आवाज़ जो बंदा बोल रहा है वो क्या कह रहा है। तो ये जो सोचने समझने की एबिलिटी है ना, सुनने से मुतलिक, वो टेम्पोरल लोब के पास है। ऑक्सीपिटल लोब, ये जो पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल लोब होती है, ये वाली, ये पीछे की तरफ जो ऑक्सीपिटल लोब होती है, इसका ताल्लुक होता है देखने से। मान लो आपने सेब देखा, तो अब सेब जो है वो सुर्ख रंग का है, उसकी शेप ऐसी होती है, वो जो चीज़ें आपने देखी
और उनकी कलर परसेप्शन की, अच्छा जो सेब है रेड कलर का है, ठीक है, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो और उनका जो कलर आपको पता लग रहा है कि कैसा कलर है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, ये सब कुछ आपको ऑक्सीपिटल लोब से ही पता चल रहा है। जो पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल लोब है, तो ऑक्सीपिटल लोब का ताल्लुक होता है विजन से, देखने से, चीज़ों का कलर देखना, चीज़ों की शेप देखना कैसी है, ठीक हो गया। तो ये हमने किसको पढ़ लिया, ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट था सेरिब्रम, उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया कि उसकी 4 लोब्स थी, फ्रंटल लोब थी, पेराइटल लोब थी, यहाँ पे करके टेम्पोरल लोब है और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं ब्रेन का फोर ब्रेन को हमने स्टार्ट किया हुआ है ना, फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट पढ़ लिया। अब हम थैलेमस पार्ट पढ़ते हैं, फिर हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। थैलेमस मैंने आपको बताया एक अंडे की शक्ल वाला पार्ट है, ये वाला, ये थैलेमस है, ठीक हो गया। थैलेमस क्या करता है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर रैप्ड बाय द सेरिब्रम। ये इतना छोटू सा स्ट्रक्चर है जिसको सेरिब्रम ने लपेटा हुआ है। सेरिब्रम इतना बड़ा सेरिब्रम है ना, ये देखिए इतना बड़ा सेरिब्रम है कि ये सेरिब्रम से कवर हुआ होता है, सेरिब्रम से लिपटा होता है। ये तो हमने सेरिब्रम को थोड़ा साइड पे कर दिया तो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, वरना सेरिब्रम ने ही इसको रैप किया होता है, इसको लपेटा होता है, क्योंकि छोटू सा तो ये स्ट्रक्चर है थैलेमस, ठीक है। इसका मकाम क्या है, इसने क्या करना है स्टूडेंट्स, थैलेमस ने क्या करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके आईज से आ रही है, आपके कानों से आ रही है, आपकी स्किन से टच की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है ना वो पहले थैलेमस के पास आती है, ठीक हो गया। ये देखें नीचे से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, मान लो ये आंखें बनी हुई हैं तो आंखों से जो भी हमने देखा तो देखने वाली जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो यहाँ पे आएगी, ज़ाहिर सी बात है, इस यहाँ पे थैलेमस के पास आएगी। इसी जो भी नीचे से इन्फॉर्मेशन आनी, ज़ाहिर सी बात है पहले वो थैलेमस के पास आएगी, ठीक हो गया। मान लो मैंने कोई आवाज़ सुनी तो वो जो आवाज़ सुनने वाली इन्फॉर्मेशन है वो भी इस थैलेमस के पास आएगी, या किसी ने मुझे टच किया तो वो जो टच वाली इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे आएगी। फिर ये थैलेमस जो है ना, ये आगे डिसाइड करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन सेरिब्रम के किस पार्ट में जानी है। जिस तरह अगर सुनने वाली इन्फॉर्मेशन आनी है तो इस थैलेमस ने उस हेयरिंग वाली इन्फॉर्मेशन को टेम्पोरल लोब में भेज देना है, ऐसा ही है ना। देखें हेयरिंग वाली इन्फॉर्मेशन आपको पता है टेम्पोरल लोब में जाती है। इसी तरीके से अगर मैंने कोई चीज़ देखी है, ठीक है, कोई भी मैंने चीज़ देखी है तो वो देखने वाली इन्फॉर्मेशन भी पहले थैलेमस के पास जाएगी। थैलेमस जो है ना फिर वो उस इन्फॉर्मेशन को पीछे ऑक्सीपिटल लोब में भेज देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब का ताल्लुक होता है, आपको पता है ये जो ऑक्सीपिटल लोब है, इसका ताल्लुक ही तो विजन से होता है, देखने से होता है। तो ये थैलेमस ने ये इन्फॉर्मेशन को सेरिब्रम के मुख्तलिफ एरियाज़ में भेजना है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है जाना है, ठीक है। ये डिसाइड करेगा कि सेरिब्रम ने ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सेरिब्रम के किस पार्ट में जानी है। इसी तरीके से आपको किसी ने टच किया तो वो वाली इन्फॉर्मेशन भी पहले टच वाली आएगी किसके पास आएगी, इस थैलेमस के पास ही आएगी। नीचे से वो जो सारे एक्सोन्स है वो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, वो जो न्यूरॉन्स है इन्फॉर्मेशन, थैलेमस ने अब वो टच वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ पे भेज देनी है, पेराइटल लोब में भेज देनी है। ये सारी पेराइटल लोब है, ठीक होगा। इस तरीके से थैलेमस जो है ना वो डिफरेंट एरियाज़ में इन्फॉर्मेशन भेज देगा। तो वही वो कह रहा है इसने इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है, पहुँचाना है, कहाँ से, जो रिसेप्टर से आ रही है, और कहाँ देनी है, सेरिब्रम में। जहाँ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेरिब्रम के जिस हिस्से में जानी चाहिए वहाँ पे इसने भेज देनी है, ठीक हो गया। थैलेमस जो होता है इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन, इसका पेन परसेप्शन में भी किरदार होता है। पेन परसेप्शन का क्या मतलब होता है, मान लो आपको यहाँ पे इंजरी हो गई, कट लग गया, यहाँ से सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन में सबसे पहले थैलेमस के पास जाएगा ये सिग्नल, ठीक है। और थैलेमस को पता चलेगा अच्छा ये जो सिग्नल आ रहे हैं पेन का सिग्नल है, इसको भी इंजरी हुई है, यहाँ पे कट लगा है इसको, तो इसको दर्द का एहसास दिलाते हैं, ठीक हो गया। तो वो जो दर्द का एहसास आपको आता है ना कि अच्छा मुझे पेन हो रही है, दर्द हो रही है, वो इस थैलेमस की वजह से हो रही होती है। और थैलेमस का क्या किरदार है, कॉन्शियसनेस का मतलब है जिस तरह आप मैं कॉन्शियस हूँ, या आप अपने कमरे में बैठे हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कॉन्शियस हैं, आपके इर्द गिर्द जो भी चल रहा है आप उससे बाखबर हैं। जैसा कि अगर आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आपको इस बात का पता है कि आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द आप पंखा चल रहा है, आपको पता है कि पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, ठीक है। मतलब इर्द गिर्द के माहौल से बाखबर होना, आगाह होना, ये कॉन्शियसनेस होती है। तो इसमें भी थैलेमस का ही किरदार होता है, ठीक हो गया। मतलब आपको मेंटली बेदार रखना, ठीक है, ये कॉन्शियसनेस है, तो इसमें थैलेमस का किरदार है, ठीक हो गया। थैलेमस के नीचे आपको पता है एक छोटू सा स्ट्रक्चर है, थैलेमस है, इसके नीचे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपो मीन्स नीचे, थैलेमस मतलब थैलेमस के नीचे। अब हम हाइपोथैलेमस को डिटेल में पढ़ लेते हैं। हाइपोथैलेमस क्या है, कहाँ पे मौजूद होता है, जस्ट बिलो द थैलेमस, थैलेमस के नीचे मौजूद है, बिल्कुल थैलेमस के तो नीचे मौजूद है, ऊपर किसके मौजूद है ये भी देख लेते हैं। ये देखें ये हाइपोथैलेमस है, थैलेमस के बिल्कुल नीचे, और ये मिड ब्रेन है, सही हो गया, मिड ब्रेन के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। डायग्राम से आपने चीज़ों को समझना है, याद रहेंगी ज़्यादा देर तक। अच्छा, एंड अबव द मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के ऊपर मौजूद है। इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर इसका साइज़ कितना है, एक एलमंड, एक बादाम जितना इतना छोटू हाइपोथैलेमस है, ठीक हो गया। अब करता क्या है, इतना छोटू सा स्ट्रक्चर है, उसके काम चेक करो कितने बड़े बड़े हैं।
ये है बस इतना सा, ये बादाम की शक्ल वाला, मतलब अगर मैं इसको इससे बना दूँ, इतना सा पार्ट, जितना एलमंड का बादाम का साइज़ होता है ना उतना सा इसका साइज़ है। और इसका काम क्या है, इसने आपका टेम्परेचर रेगुलेट करना है, ठीक है। जिस तरह के अगर आप गर्मी में शदीद बैठे हुए हैं, आपको इसने आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, ताकि आपका जो टेम्परेचर हाई जा रहा है उसको लो किया जाए। इसी तरीके से सर्दी शदीद पड़ रही है, ठीक है, तो इस हाइपोथैलेमस ने ऐसे सिग्नल्स भेजने हैं जिससे आप कंपोगे, शिवरिंग होगी आपकी। जब आप कपाओगे ना, तो कपाने से जब आप शिवरिंग करते हो तो आपके मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एटीपी इस्तेमाल हो रही है, तो जब एटीपी इस्तेमाल होती है ना तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि सर्दी थी ना, तो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ऊपर कर दिया जाएगा, ताकि वो जो सर्दी है उसको ओवरकम किया जा सके। ठीक हो गया। हंगर, भूख और प्यास में इसका किरदार है। जो आपको भूख और प्यास लगती है ना, हाइपोथैलेमस की वजह से लगती है। फिर सोने में इसका किरदार है, नींद में, इमोशनल स्टेट में, जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, आपको गुस्सा आ जाता है। जब आपको गुस्सा आता है तो आपका पसीना आना शुरू हो जाते हैं, आपका हार्ट रेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब आपको डर लगता है, तो डर लगते वक्त आपको दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। आप कहते हैं देखें मेरे दिल कैसे कितनी तेज़ी से धड़क रहा है, तो ये सारा हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का कहाँ कहाँ पे रोल है? एक तो टेम्परेचर रेगुलेट करने में, खाने पीने में, सोने में, इमोशनल स्टेट में। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या है, हाइपोथैलेमस ने क्या करना है? हाइपोथैलेमस के नीचे, ये हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये मटर के दाने की तरह, मटर के दाने जितना पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसको कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, ग्लैंड है, ग्लैंड आपको पता है क्या होता है? वो सेल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ बनाना है और बना के ब्लड में डाल देना है। कुछ केमिकल्स बनाने हैं, उन केमिकल्स को क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। इन्होंने उन केमिकल्स को बनाना है और बना के इन्होंने ब्लड में डाल देना होता है। यही ग्लैंड करता है ना। ग्लैंड वो होता है जिसने कुछ चीज़ बनानी है, कोई ऐसा सेल है जिसने कुछ ना कुछ बनाना है और बना के ब्लड में डाल देना है। और वो जो चीज़ बनाता है, वो जो केमिकल बनाता है, उस केमिकल को हार्मोन कहते हैं। अब वो हार्मोन कब बनाना है, कितना बनाना है, वो हाइपोथैलेमस ने ही पिट्यूटरी ग्लैंड को बताना है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। सही है, ये समझ लो कि हाइपोथैलेमस इसका उस्ताद है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका नौकर है। जब ये इसको हुक्म देगा तभी ये हार्मोन बनाएगा और बना के ब्लड में डाल देगा। सही हो गया। तो यही वो कह रहा है कि जो हाइपोथैलेमस है उसने क्या करना है, मेजर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसकी सिक्रीशंस को कंट्रोल करना है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। सही हो गया। आगे जाके हमने डिटेल में पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिसने कुछ बनाना है और बना के ब्लड में डाल देना है। सही हो गया। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये इसने जो भी सिक्रीशंस अपनी बनानी है, वो कब बनानी है, कितनी बनानी है, वो सारी सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करेगा? इसकी हाइपोथैलेमस करेगा। किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये बात आपने याद कर लेनी, या आगे हमने एंडोक्राइन वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ना है, आपने परेशान नहीं होना। ठीक हो गया। अब हमने फोर ब्रेन को कंप्लीट कर लिया। फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स थे, तीनों हमने हल्के हल्के पढ़ लिए। अब मिड ब्रेन को पढ़ लेते हैं। मिड ब्रेन क्या करता है? ये जो ग्रे वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, इतना सा, बस ये मिड ब्रेन है। ठीक हो गया। मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन आपको नज़र आ रहा है किस किस के दरमियान में लोकेटेड है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में लोकेटेड होता है। सही हो गया। ये देखें, ये सारा फोर ब्रेन था आपका, ये वाला जो है ना, ये आपका मिड ब्रेन है। ये तो ये वाला सारा आपका फोर ब्रेन था और ये वाला सारा आपका हाइंड ब्रेन है। ठीक, तो मिड ब्रेन जो है फोर ब्रेन के दरमियान में और हाइंड ब्रेन के दरमियान में मौजूद है। और इसने क्या करना है? इसकी इन्फॉर्मेशन इधर और इसकी इन्फॉर्मेशन इधर भेजनी है। दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ, हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ। यहाँ का पैगाम इधर, इधर का पैगाम उधर, तो ऐसे करके इसने काम करना है। तो यही वो कह रहा है। सो इसलिए इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन दीज 2 पार्ट्स। ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में एक पुल का काम कर रहा है। इसकी इन्फॉर्मेशन उधर, उसकी इन्फॉर्मेशन इधर। ठीक है, इसने क्या करना है? इट कन्वेज इन्फॉर्मेशन बिटवीन देम। उनके दरमियान में इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है। मतलब कि वही बात कि इसकी इन्फॉर्मेशन जो है, फोर ब्रेन की इन्फॉर्मेशन हाइंड ब्रेन को दे देनी है और हाइंड ब्रेन की इन्फॉर्मेशन जो होगी फोर ब्रेन को दे देनी है। इस तरह का किसने काम करना है। अच्छा, इट ऑल, क्योंकि सारी आपकी बॉडी पार्ट्स मिलके काम कर रहे होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन चल रही है, आपको पता है, ये तो हमने पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन क्या है? मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का मिलके काम करना। ठीक है, और इसने क्या काम करना है मिड ब्रेन ने? इट ऑल्सो इनेबल्स द बॉडी। इसने बॉडी को इस काबिल बनाना है टू मेक एडजस्टमेंट्स टू द मूवमेंट। इसका ये मतलब है कि इसने आपकी मूवमेंट्स को ना बहुत जल्दी से करेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर आप जा रहे थे, एकदम आप स्लिप हो गए, गिरने लगे, तो आपका जो बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा था ना, इस बैलेंस को दोबारा सही करना ताकि आप गिरो ना। ठीक है, ये आपके मिड ब्रेन का काम है। तो इस तरह इसने आपके मूवमेंट्स को एडजस्ट करना है, आप सही तरीके से मूवमेंट कर पाओ। सही है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप अवेक। इसका भी क्या काम है?
जागने में, सोने में। अलर्टनेस, अलर्ट, आप अलर्ट हो, इसका मतलब आपकी एक्टिवनेस में, मतलब आप एक्टिव हो। एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, और वही बात टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। टेम्परेचर रेगुलेट करने का क्या मतलब है कि अगर ये हमने होम्योस्टेसिस में डिटेल में पढ़ा है, याद है आपको 9th क्लास में, अगर गर्मी है तो आपको पसीना दिला देना, क्योंकि पसीने से कूलिंग इफेक्ट आता है ना। जब कूलिंग इफेक्ट आएगा तो जो शदीद गर्मी की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर ऊपर जा रहा था वो नीचे आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर सर्दी है, सर्दी में आपका बॉडी टेम्परेचर लो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ठंड है, तो बॉडी टेम्परेचर को हाई करना मतलब नॉर्मल तक तो वापस आ जाए ना, क्योंकि नॉर्मल से नीचे जा रहा है, तो नॉर्मल तक वापस लाने के लिए क्या किया जाएगा, शिवरिंग, आपके मसल्स कपकपाना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी कपकपाना शुरू हो जाएगी। जब कपकपाते हैं ना तो आपकी अंदर हीट प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाएगा और जितना नॉर्मल तक वापस आना था वापस आ जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम है ये मिड ब्रेन ने करना है, मिड ब्रेन ने भी करना है, हाइपोथैलेमस ने भी करना है। याद है हाइपोथैलेमस भी क्या करता था, ये देखिए बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता था हाइपोथैलेमस भी, तो इस तरह आपने याद रखना है, इसने भी ये काम करना है। और सोने जागने में भी हाइपोथैलेमस का किरदार था, स्लीप में, ठीक हो गया, तो इसका भी स्लीप में किरदार है, क्योंकि देखिए दोनों करीब करीब पड़े हुए हैं ना, ये आपका हाइपोथैलेमस है और ये आपका मिड ब्रेन पड़ा हुआ है, तो जो थोड़ा तो इसलिए इन दोनों के काम थोड़े थोड़े आपस में सेम है। जिस तरह के दोनों का काम टेम्परेचर रेगुलेशन है, दोनों का काम स्लीप, सोने में भी दोनों का किरदार है, तो इस तरीके से, ठीक हो गया। अब आगे हम पढ़ लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे एक साइड बॉक्स लिखा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइड बॉक्स है, डिफाइन ब्रेन स्टेम, बहुत पूछेंगे आपसे, MCQ में पूछेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेंगे। ब्रेन स्टेम क्या है जी स्टूडेंट्स, ये देखिए ब्रेन स्टेम क्या है। ब्रेन, पहले ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट सेरिब्रम, फोर ब्रेन में बना रही हूँ, ये सारा सेरिब्रम हो गया, ऐसे ही होता है ना सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर थैलेमस है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस आ जाता है, ये छोटा सा पार्ट, इस तरह करके ये मैंने फोर ब्रेन बना लिया। फोर ब्रेन के बाद आपको पता है मिड ब्रेन आ जाता है, इस तरह करके मिड ब्रेन है, थोड़ा इसको लेबल भी कर देते हैं, ठीक हो गया। मिड ब्रेन के नीचे हमारे पास ना हाइंड ब्रेन आएगा। हाइंड ब्रेन कैसे होता है, सबसे पहले आता है पोन्स, इसका नाम है पोन्स, ठीक। पोन्स के बाद एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा, इसका क्या नाम है, मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक हो गया, ये इसका नाम है। और फिर पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके पीछे की तरफ स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम, ये सेरिब्रम है, ये बात आपने याद रखनी है, ये सेरिब्रम है और ये बेलम है, सेरिबेलम, ठीक है। तो ये हमारे पास ना ब्रेन का स्ट्रक्चर है, बस ये सारा फोर ब्रेन हो गया, ये वाला मिड ब्रेन हो गया और ये वाला सारा इतना हाइड ब्रेन हो गया। मतलब अगर मैं येलो से करके दिखाऊं तो ये वाला सारा इतना सा हाइड ब्रेन है, ये सारा हाइड ब्रेन है, ठीक है। अब देखें, आपको नज़र आ रहा है ब्रेन ऐसा है जैसे एक स्टेम सी लगी हुई है, ये देखें एक डंडी सी है। स्टेम क्या होती है, दरख्त की, ये स्टेम होती है, स्टेम के ऊपर ऐसे करके पूरा पौधा लगा होता है, दरख्त लगा होता है, ऐसे होता है ना, इसी को स्टेम कहते हैं, तने को। तो इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर भी देखें, इतना ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपको स्टेम की तरह नज़र आ रहा है ना, जिस तरह बिल्कुल एक तना हो। ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने पिंक से लेबल किया है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये सारा स्टेम की तरह नज़र आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन की स्टेम है। तो मुझे खुद ही बताएं ब्रेन की स्टेम में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ रहे हैं। एक तो मिड ब्रेन आ रहा है ब्रेन स्टेम में, ठीक हो गया, और क्या आ रहा है, मिड ब्रेन के नीचे वाला पार्ट आ रहा है, पोन्स आ रहा है, और क्या आ रहा है, मेडुला ओब्लोंगेटा आ रहा है, मेडुला ओब्लोंगेटा आ रहा है। ये तीन पार्ट्स जो होते हैं ब्रेन स्टेम में आ रहे हैं, याद रखना है। सेरिबेलम ब्रेन स्टेम का हिस्सा नहीं है, ऊपर वाला सेरिब्रम भी ब्रेन स्टेम का हिस्सा नहीं है, तो सेरिबेलम भी नहीं, सेरिब्रम भी नहीं, बाकी ये तीन चीज़ें जो हैं ये ब्रेन स्टेम के अंदर आती हैं। तो ये बात उन्होंने लिखी हुई है, क्या क्या चीज़ें ब्रेन स्टेम के अंदर आ रही हैं, देखें मेडुला ओब्लोंगेटा आ रहा है, पोन्स आ रहा है और मिड ब्रेन आ रहा है, ठीक है। ये तीन चीज़ें ब्रेन स्टेम में आती हैं और इन्होंने क्या काम करना होता है, ये देखें ये तीनों चीज़ें ब्रेन स्टेम में आती हैं। और मैंने आपको बताया था कि ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, तो ये वाली सारी ब्राउन वाली स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक हो गया, ऐसे करके सारी नीचे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, ठीक। तो अब मुझे खुद ही बताएं इस ब्रेन स्टेम का क्या काम हुआ। इस ब्रेन स्टेम ने क्या करना है, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है इसको कनेक्ट करना है किसके साथ, रेस्ट ऑफ द ब्रेन, बाकी ब्रेन के पार्ट के साथ। वैसे तो ब्रेन के ये वाले पार्ट भी हैं, लेकिन इस ब्रेन स्टेम ने क्या करना है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करना है रेस्ट ऑफ द ब्रेन के साथ, ठीक है। वही बात लिखी हुई है कि ये जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में तीन चीज़ें आ रही हैं, इन्होंने कनेक्ट करना है, किसको कनेक्ट करना है, स्पाइनल कॉर्ड को टू द रेस्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। रेस्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो बाकी हिस्सा बच गया है उसको कनेक्ट करना है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, किसने, इस ब्रेन स्टेम ने, ठीक हो गया।
बस ये बात उसने लिखी हुई है, ये ब्रेन स्टेम है, ये दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेन स्टेम। ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं इनको ब्रेन स्टेम कहते हैं। बहुत पूछेंगे आपको कि ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। आपने कभी नहीं भूलना आपने कि ब्रेन स्टेम के अंदर सेरिबेलम नहीं आता, सेरिब्रम नहीं आता। क्या क्या आता है? मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है, मेडुला आता है। याद करने का तरीका ये है, इस तरह याद कर लें, MPM PM से याद कर लें। प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर और फिर एक M, तो मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, इस तरह करके आप याद कर लें। ठीक हो गया। अच्छा अब हाइंड ब्रेन पढ़ लेते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं अभी मैंने आपको बना के दिखाया। हाइंड ब्रेन, पोन्स आता है हाइंड ब्रेन के अंदर, मेडुला ऑब्लोंगेटा आ रहा है और ये सेरिबेलम आ रहा है। ये 3 चीज़ें हाइंड ब्रेन के अंदर आती हैं। हाइंड ब्रेन ना पीछे की तरफ होता है, जहाँ पे हम पोनी नहीं करते, लड़कियाँ पोनी करती हैं, वहाँ पे हाइंड ब्रेन है, पीछे की तरफ है। सही हो गया। तो ये देखें पीछे की तरफ ही बना हुआ है ये, कि कौन कौन सी चीज़ें आप हाइंड ब्रेन में आ जाएंगी, जो मैं पिंक से बना रही हूँ, पर्पल से, जो मेरे हाथ में कलर है। ये देखें ये हमारे पास क्या है, सारा पोन्स है। ठीक हो गया। और ये वाला मेडुला है, ये देखें ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये वाला, और ये पोन्स है, और ये सेरिबेलम है, पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। ये सेरिबेलम में देखिए लिखा हुआ। तो ये 3 चीज़ें आपकी हाइंड ब्रेन में आ जाती हैं। और हाइंड ब्रेन ने आपका किस चीज़ को कंट्रोल करना है, उन सारी चीज़ों को, उन सारे फंक्शन को कंट्रोल करना है जो आपके इख्तियार में नहीं है। सही हो गया। मिसाल के तौर पर मेरा सांस लेना मेरे इख्तियार में नहीं है, ठीक है, मैं सांस तो नहीं रोक सकती ना, मैं कहूँ मैं सांस रोक के बैठी रहूँ 5-10 मिनट के लिए, नहीं रोक सकती मैं। ब्रीदिंग, हार्ट रेट, क्या दिल की धड़कन आपके कंट्रोल में है? नहीं आपके कंट्रोल में। तो वो तमाम फंक्शंस आपकी बॉडी के, जो आपके खांसी आना, छींक आना, उल्टी आना, ये सारे आपके फंक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो फंक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो सारे आपके इस हाइंड ब्रेन ने कंट्रोल करने हैं। हाइंड ब्रेन जो है ना, मैं आपके लिए सारा ये वाला येलो से मैंने येलो कलर कर दिया हाइंड ब्रेन में, ये वाला सारा ये हाइंड ब्रेन है जो मैंने येलो कलर किया हुआ है। ठीक हो गया। हाइंड ब्रेन ने क्या करना है, आपके वो तमाम बॉडी फंक्शन कंट्रोल करने हैं जो ऑटोमेटिक हैं, जो खुद ब खुद हो रहे हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं। फोर ब्रेन के भी 3 हिस्से थे, याद करें, फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट्स थे, हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं। ठीक है। कौन कौन से? हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट आ जाता है पोन्स, ये वाला पार्ट, पोन्स के नीचे मेडुला। ठीक, पोन्स के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा लंबा नाम। ठीक, इस तरह याद कर लें, PM प्राइम मिनिस्टर, PM। ठीक है। तो पहले पोन्स आता है फिर मेडुला आता है, याद रखना है। ये सारा पोन्स है, पहले पोन्स आता है फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। ठीक है। और साइड पे सेरिबेलम है। बस ये 3 पार्ट्स हाइंड ब्रेन को बना रहे हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसने पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा को लिख दिया है, ये वाला। ठीक है। हालांकि पहले पोन्स आते हैं, याद रखनी है, पहले पोन्स आते हैं। तो पहले हम पोन्स को पढ़ लेते हैं। पोन्स कहाँ पे मौजूद है? टॉप ऑफ द मेडुला, मेडुला के ऊपर मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपके लिए पोन्स लिख भी दिया है, ठीक है, ये पोन्स। अब पोन्स का फंक्शन क्या है, इसने क्या करना है, इसने ना कनेक्शन बनाना है। किसका किसके साथ? ये जो सेरिबेलम है ना, इसका कनेक्शन बनाना है इसने स्पाइनल कॉर्ड के साथ, पहली बात। और दूसरी बात, इसने कनेक्शन बनाना है इस सेरिबेलम का ही सेरिब्रम के साथ। ठीक हो गया। बस ये 2 कनेक्शन आपने याद रखने हैं। पोन्स ने, ये जो पोन्स है, पोन्स ने क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। ठीक है। सेरिबेलम को कनेक्ट करना है, सेरिबेलम का राब्ता बनाना है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है। मतलब इसका जो इन्फॉर्मेशन होगी इसको देनी है और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। और इसी तरीके से दूसरा कनेक्शन इसने कौन सा बनाना है, सेरिबेलम का कनेक्शन बनाना है सेरिब्रम के साथ। सेरिब्रम की इन्फॉर्मेशन इधर, इधर की इन्फॉर्मेशन इधर। कौन देगा? पोन्स। ये बात उसने लिखी हुई है। उसने कनेक्शन बनाना है पोन्स ने स्पाइनल कॉर्ड का सेरिबेलम के साथ, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन बनाना है सेरिबेलम के साथ, और दूसरा सेरिब्रम और सेरिबेलम का भी कनेक्शन बनाना है, सेरिबेलम का और सेरिब्रम का। सही हो गया। और इसने क्या करना है, पोन्स ने कि अपना रोल प्ले करना है अलर्ट, आपको अलर्ट रखने में, एक्टिव रखने में। आपकी नींद, स्लीप और आपका जागना, ये भी पोन्स के कंट्रोल में है। आपका सोना, आपका जागना, आप कितने अलर्ट हो, कितने एक्टिव हो, सब कुछ पोन्स कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। याद है आपको, मिड ब्रेन भी तो आपका यही काम कर रहा था। मिड ब्रेन ने भी आपका एक्टिव, कितने एक्टिव हो, आपका सोना, आपका जागना, मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा था। पोन्स भी यही काम कर रहा है। एक्चुअली दोनों एक दूसरे के करीब करीब तो मौजूद हैं। ये देखें, ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के साथ ही बिल्कुल पोन्स मौजूद है। तो जो मिड ब्रेन के फंक्शन है वही पोन्स के फंक्शन है। क्या? अलर्टनेस, स्लीप अवेक, अलर्टनेस, स्लीप अवेक। तो इस तरह करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे तो मौजूद हैं, तो जो इसका फंक्शन वो इसका फंक्शन। ठीक हो गया। ये हमने पोन्स पढ़ लिया। अब हम पोन्स के नीचे जो स्ट्रक्चर आता है, ये वाला इतना सा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। सही हो गया। ये देखिए इन्होंने लेबल भी किया हुआ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा को अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं।
मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ पे मौजूद है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आपके सारे क्रेनियम है, इन्होंने आपके सारी क्रेनियम दिखाई हुई है। तो जैसे ये जो हड्डी क्रेनियम है, बोन है, उससे मेडुला ऑब्लोंगेटा बाहर की तरफ निकलेगा ना, तो हम उसको स्पाइनल कॉर्ड कह देंगे। सही हो गया, चीज़ वही है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ पे मौजूद है? ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर की तरफ मौजूद है मेडुला ऑब्लोंगेटा। नजर आ रहा है आपको? इसने काम क्या करना है? इसने वही काम करना है। इसने क्या करना है? स्पाइनल कॉर्ड, ये देखें मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, तो इसने स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में और जो ब्रेन के हायर पार्ट्स हैं उनके दरमियान में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है। मतलब यहाँ की इन्फॉर्मेशन उधर, उधर की इन्फॉर्मेशन इधर। किसने? मेडुला ने। वही बात कर रहा है, इसने इम्पल्सिस को, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, मुंतकिल करना है स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान और हाईएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और जो ब्रेन के हायर पार्ट है उनके दरमियान में। ये पड़ा हुआ है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसने इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है स्पाइनल कॉर्ड और हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन के दरमियान में, उनके दरमियान में ये बैठा हुआ है। ये इसकी इन्फॉर्मेशन उधर देगा, उसकी इन्फॉर्मेशन इधर देगा। और इसने क्या काम करना है? और इसने कंट्रोल करना है आपके ऑटोनॉमिक फंक्शन, वो फंक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जिस तरह मेरे दिल की धड़कन, मेरा हार्ट रेट कितना होगा, मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ब्रीदिंग, मेरा सांस लेने का अमल मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, मैं सांस रोक सकती हूँ, 1-2 मिनट के लिए रोक लूँगी बस। क्या मैं ज़्यादा देर के लिए सांस रोक सकती हूँ? 5-10 मिनट के लिए नहीं रोक सकती, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि ये सारे फंक्शन मेरे इख्तियार में नहीं है। ये सारे फंक्शन ऑटोनॉमिक फंक्शन है, मेरे इख्तियार में ही नहीं है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा इनको कंट्रोल करेगा, ठीक। और मेरा बीपी कितना रहेगा, ठीक है, वो मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा ने कंट्रोल करना है। तो क्या क्या चीज़ें मेडुला ऑब्लोंगेटा ने कंट्रोल करनी है? आपके हार्ट को, हार्ट में आपका हार्ट रेट हो गया, आपका हार्ट बीट हो गया, और आपके लंग्स को, ठीक हो गई, आपके लंग्स हैं, लंग्स से ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, और आपकी ब्लड प्रेशर को भी मेडुला ऑब्लोंगेटा ने कंट्रोल करना है। और इसने क्या कंट्रोल करना है? रिफ्लेक्सेस वो एक्शन होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जिस तरह कि एकदम खांसी आ रही हो तो आप रोक सकते हो खांसी को, एकदम खांसी आ जाएगी नहीं। छींक भी इसी तरीके से है, वो वोमिटिंग भी इसी तरीके से। जब उल्टी आने वाली हो ना, तो आप बिल्कुल नहीं रोक सकते उसको, जहाँ मर्जी आप बेशक बैठे हो, जो मर्जी ज़रूरी काम कर रहे हो, ठीक हो गया। तो इनको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो खुद ब खुद हो रहे हैं, होने ही होने हैं। अच्छा, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है आपकी वोमिटिंग, आपकी खांसी, आपकी छींकें, ये सब कुछ मेडुला ऑब्लोंगेटा ने कंट्रोल करना है। तो क्या है मेडुला ऑब्लोंगेटा? 3 काम है इसके। एक तो ट्रांसमिट करना इसकी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में और हायर पार्ट ऑफ ब्रेन के दरमियान, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में और हायर पार्ट ऑफ ब्रेन के दरमियान में इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। दूसरा मेडुला ने क्या काम करना है? आपके ऑटोनॉमिक फंक्शन कंट्रोल करने हैं, जो कि आपके हार्ट बीट, हार्ट रेट, आपका ब्रीदिंग, आपका बीपी। तीसरा, रिफ्लेक्सेस को इसने कंट्रोल करना है, आपकी छींके, खांसी, वोमिटिंग। सही हो गया। अब तीसरा रह गया हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट, सेरिबेलम। ये वाला पार्ट, ये सेरिबेलम है, पत्ते की तरह जो नज़र आ रहा है। सेरिबेलम ने क्या करना है? ये सेरिबेलम जो होता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे मौजूद है। ये देखें, ये मेडुला, इसके पीछे की तरफ सेरिबेलम मौजूद है, ठीक हो गया। और ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, ये ब्रेन का दूसरा लार्जेस्ट पार्ट है। पहला लार्जेस्ट पार्ट आपको पता है सेरिब्रम था। सेरिब्रम के बाद जो बड़ा पार्ट है वो सेरिबेलम है, नज़र आ रहा है देखने में ही, ठीक है। और इसने क्या करना है? ये इट्स सरफेस इज़ हाईली फोल्डेड, ये भी सेरिब्रम की तरह हाईली फोल्डेड होता है। देखिए नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर कितने फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक हो गया। और इसने काम क्या करना है? इसने आपका बैलेंस कंट्रोल करना है। जैसे कि जिनका सेरिबेलम ख़राब हो जाता है ना, तो वो पेशेंट सब चलते हैं तो वो कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं। मान लो ये दो सेरिबेलम होते हैं ना आपके, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। तो जिस तरह आपके 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स थे, है ना, ये राइट और लेफ्ट, इसी तरीके से 2 आपके सेरिबेलम है, राइट और लेफ्ट। तो अगर राइट साइड का सेरिबेलम ख़राब होगा तो पेशेंट राइट साइड पे गिरना शुरू हो जाता है, लेफ्ट साइड का ख़राब है तो पेशेंट लेफ्ट साइड पे गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से सेरिबेलम ने आपके बैलेंस को कंट्रोल करना है। सेरिबेलम जिनका ठीक होता है वो सही चल फिर रहे होते हैं, तो इसने बैलेंस को कंट्रोल करना है आपका, ठीक है। एंड मसल मूवमेंट, और जो मेरे मसल्स की मूवमेंट हो पा रही है, जो मैं अपने मसल्स की मूवमेंट कर रही हूँ, ये देखें मैं अपने हाथ को कभी कैसे मूव करवा रही हूँ, कभी कैसे करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी मसल्स मूवमेंट भी सेरिबेलम कंट्रोल करता है, सेरिबेलम के कंट्रोल में होती हैं। सही हो गया। इस तरीके से हमने हाइंड ब्रेन को भी डिटेल में पढ़ लिया। एक हमारा साइड बॉक्स रह गया था, उसको पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं आपको पता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर थे, राइट और लेफ्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ये जो आपका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, इस देखें आपके बॉडी के 2 ही पार्ट हिस्से हैं ना, राइट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ऐसे ही है ना, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट पाँव, लेफ्ट पाँव,
तो इस तरीके ये जो आपका पूरा राइट साइड है ना बॉडी की, इसमें आपका राइट हाथ आ जाएगा, राइट बाजू आ जाएगा, राइट टांगें आ जाएंगी, राइट टांग, तो ये सारी राइट वाली साइड लेफ़्ट सेरिबल हेमिस्फीयर ने कंट्रोल करनी है। मतलब ये उल्टा है, ऑपोजिट है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, ठीक हो गया, ऐसे करके, ठीक है, ये उसको तो हमने दरमियान से हाफ कर दिया। तो ये वाली आपको पता है, ये वाली जो सारी साइड है, ये वाली, ये कौन सी साइड बन रही है, मान लो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं सामने वाले पर्सन की बात नहीं कर रही, मेरी बात है, ये मेरी राइट साइड बन रही है, ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड है, ठीक। तो दो, आपको पता है यहाँ पे दो ही सेरिबल हेमिस्फीयर होते हैं, ये वाले, ये दो, ठीक है। तो ये मैंने दो बना दिए, ये राइट साइड वाला है, लेफ़्ट साइड वाला है। अब जो भी सारी ये जो लेफ़्ट साइड वाली सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब मेरी लेफ़्ट टांग ने कैसे काम करना है, लेफ़्ट आर्म ने कैसे काम करना है, लेफ़्ट साइड वाली जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसको किसने कंट्रोल करना है, इसने राइट सेरिबल हेमिस्फीयर ने, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये जो मेरी लेफ़्ट, ये वाली सारी, ठीक, ये वाली जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, ये वाली सारी, मतलब ये वाली टांग ने मेरा कैसे काम करना है, ये वाले बाजू ने कैसे काम करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, लेफ़्ट सेरिबल हेमिस्फीयर से। तो ये ऑपोजिट है, उल्टा है, इस तरह आपने इसको याद करना है, ऐसा ही है, ठीक है। तो वो कहता है ईच सेरिबल हेमिस्फीयर जो होता है उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी के ऑपोजिट साइड से। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर ये राइट सेरिबल हेमिस्फीयर है तो इसके पास इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगी, ऑपोजिट साइड से। अगर ये सेरिबल हेमिस्फीयर है तो इसके पास इंफॉर्मेशन यहाँ से आएगी। तो इस तरीके से काम चल रहा होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है और एंड सेंड मैसेज टू दैट साइड, ठीक है। ये सेरिबल हेमिस्फीयर ने इस वाली साइड को मैसेज भेजने हैं, जो भी, क्योंकि इसने इसको इस साइड को कंट्रोल करना है। इस वाली सेरिबल हेमिस्फीयर ने क्या करना है, इस वाली साइड को मैसेज भेजने हैं, क्योंकि इसने इसको कंट्रोल करना है। इस तरह चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि आप सपोज कर लो, वो कह रहा है आपको, ये आपकी राइट साइड थी ना, किसी ने आपके राइट हैंड पे टच किया, मान लो यहाँ पे, ठीक है, राइट हैंड पे टच किया। अब टच किया, आपको पता है टच वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाती है, पैराइटल लोब में जाती है। तो ये वाले पैराइटल लोब में जाएगी कि इसके पैराइटल लोब में जाएगी, इसके, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर राइट हैंड पे आप किसी ने टच किया है तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी, लेफ़्ट साइड पे जाएगी, लेफ़्ट सेरिबल हेमिस्फीयर की पैराइटल लोब में जाएगी। सही हो गया। लेफ़्ट सेरिबल जो हेमिस्फीयर है ना, उसकी पैराइटल लोब में इन्फॉर्मेशन जाएगी टच वाली, कि टच कैसा है, अच्छा टच है, बुरा टच है, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो वो कह रहा है मिसाल के तौर पर किसी ने अगर आपको टच किया है आपके राइट हैंड पे, तो वो जो टच वाली इन्फॉर्मेशन है वो कौन रिसीव करेगा, लेफ़्ट सेरिबल हेमिस्फीयर करेगा, क्योंकि ये तो उल्टा है। राइट ने लेफ़्ट को कंट्रोल करना है, लेफ़्ट ने राइट को कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर इसलिए अगर आप राइट हैंडेड हो, इसका मतलब है राइट साइड से हम ज़्यादातर काम ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपका लेफ़्ट सेरिबल हेमिस्फीयर ज़्यादा डेवलप्ड है। इसी तरीके से जो लोग लेफ़्ट हैंडेड होते हैं ना, उनका राइट सेरिबल हेमिस्फीयर ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो ये इस तरीके से, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।